हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 26 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हु हैज लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव यानी NERC 2022। 2022 के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जो कि IIT गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हमें मिनिस्टर का नाम बताना है जिन्होंने NERC को लॉन्च किया है। तो ये है अपने धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नोबेल प्राइज पीस प्राइज लॉरिएट्स जोस रेमोज होर्ता हैज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो हमारे रेमोज होर्ता जी हैं, इनको क्या है, नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये है वो देश का नाम है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट के रूप में रामोस होर्ता ने शपथ ली है। रामोस होर्ता जो नोबेल प्राइज विजेता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाउ मैनी नेशंस पार्टिसिपेट इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये है IPEF। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कई एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछ ली जाए। तो यहाँ पर IPEF की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसके इसमें कितने नेशन आते हैं, आपसे ये पूछा गया है। इन्होंने मतलब एक जो IPEF का एक समझौता हुआ है, उन्होंने उसमें कुछ देशों ने क्या है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कितने देश है, वो है 13 देश। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है। उसके बाद हु हैज लीड इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन दावोस स्विट्जरलैंड। 22 मई से 26 मई के बीच में दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग चल रही थी। ठीक है, तो वहां पर इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया है, आपको ये बताना है। तो ये है अपने पीयूष गोयल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने क्या है, जो इंडियन डेलीगेशन है दावोस में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लेटफॉर्म पर लीड किया है, आपको ध्यान रखना है। हु हैज who has been appointed as new private secretary to Prime Minister Narendra Modi at joint secretary level। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, सवाल ये है। तो ये है अपने विवेक कुमार को प्राइवेट सेक्रेटरी एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपॉइंट किया गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन रेलवे टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइपरलूप। देखिए, जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये क्या है, फास्टेस्ट भी रहेगी और कन्वीनियंट भी रहेगी। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडियन रेलवे ने किस IIT के साथ एक कोलेब्रेशन किया है, वो आपको बताना है। तो वो IIT है IIT मद्रास। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन क्राउंड 2021-2022 प्रीमियर लीग चैंपियन रिसेंटली। हाल ही में 2021-22 के प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का ताज किसे पहनाया गया है, यानी कौन सी वो क्लब है जिसने क्या है इस फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो वो है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग state has announced संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रिलेटेड टू द एनर्जी। ऊर्जा से संबंधित जो लोगों की शिकायत है उनको हैंडल करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संभव। तो आपसे पूछा गया है कि संभव किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। जो ये संभव पोर्टल है ये अपने उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद which of the following has awarded and honored by WHO for the outstanding contribution to the advancing global health, demonstrated leadership and commitment to regional health issues। देखिए क्या है,
WHO ने क्या है एक अवार्ड दिया है, ठीक है। WHO ने एक अवार्ड दिया है, तो आपसे पूछा गया है कि इनके ग्लोबल हेल्थ एडवांसिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए एक अवार्ड दिया गया है, तो भारत में वो किनको मिला है? भारत की 1 मिलियन जो आशा वर्कर्स है जो भारत में काम करती है WHO के लिए, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर जो आशा वर्कर्स हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2022 ऑब्जर्व्ड, किस दिन भारत में भारतीय कॉमनवेल्थ दिन मनाया गया? ठीक है, भारत का कॉमनवेल्थ अलग है और कुछ 54 कंट्री में से कुछ देश इसको अलग दिन मनाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। भारत में जो कॉमनवेल्थ डे है वो मनाया जाता है 24 मई को, ठीक है। उसके बाद हु विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन बनेंगे? कौन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे? ये बनेंगे अपने विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है, नए एलजी बनेंगे दिल्ली के। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस गेट डीजीसीए अप्रूवल टू स्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट्स रिसेंटली, हाल ही में वाणिज्य उड़ानें शुरू करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी किस वायुयान कंपनी को मिली है? ये मिली है अपने जेट एयरवेज को, ठीक है। अगर आपने ये न्यूज कल के करंट अफेयर में पढ़ी है, इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो आप ये जो ऑप्शन टाइप एमसीक्यूज हैं इनको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ये एमसीक्यूज होते हैं इनको सोल्व करने के लिए आपको एक दिन पहले वाली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक 21 डे क्वारंटाइन कंपल्सरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट, जो मंकी पॉक्स के पेशेंट है तो उनके लिए 21 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। किस देश ने? किस देश में सबसे ज्यादा मंकी पॉक्स जो एक तरीके से पेशेंट पाए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने क्या किया है, 21 दिन का कंपल्सरी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए कर दिया है। यानी जिसको भी मंकी पॉक्स की सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके लिए 21 दिन का क्वारंटाइन करना जरूरी हो जाएगा। तो ये जो कंट्री है ये है बेल्जियम, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर बाय द अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू, अमेरिकन कछुआ बचाओ दल के द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? तो ये किया जाता है 23 मई को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज कंफर्म्ड द ऑब्जर्वेंस ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 8वां इंटरनेशनल डे योगा के लिए ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कंफर्म्ड किया गया। कहां पर इसको मनाया गया था? ये मनाया गया था मैसूर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर ए है। मैसूर में 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया है, आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने 26 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को। एक एक करके न्यूज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर इन न्यूज से संबंधित जो भी एमसीक्यूज बनेंगे वो हम कल के करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहली न्यूज है विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे 2022, ये 25 मई को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। 25 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। अगर हम बात करें वर्ल्ड थायराइड डे की, तो ये 25 मई को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके और समझ फैलाई जा सके थायराइड डिसीज के बारे में, ठीक है। उनके सिम्टम, उनके प्रिवेंशन और उनके ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है, जरूरी अवेयरनेस है, उनको फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना 25 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। ये यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया एक इंटरनेशनल डे है। अगर हम बात करें थायराइड अवेयरनेस वीक की, तो ये मनाया जाता है 22 मई से 28 मई के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं थीम की, तो थीम इस साल की थी इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। ये क्या है, इस साल की थायराइड डे की थीम थी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम्स के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2022 की लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें गौतम अदानी जी ने क्या है एक बेहतरीन स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर कौन है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर करुणा नंदी एंड
बिजनेस टाइकून गौतम अदानी एंड प्रोमिनेंट कश्मीर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट क्या है ये खुर्रम परवेज, इन्होंने क्या किया है, इनका जो नाम है वो वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2000 लिस्ट में, जो कि टाइम मैगजीन के जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनकी लिस्ट में इनका नाम आया है। कौन कौन से? करुणानंदी, गौतम अदानी और खुर्रम परवेज। ठीक है, ये क्या क्या है, अपने अपने फील्ड के बारे में क्या क्या है देखिए। सुप्रीम कोर्ट के लायर कौन है? करुणानंदी। बिजनेस टाइकून गौतम अदानी। और जो खुर्रम परवेज है ये क्या है? कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। इनको टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, स्थान मिला है। अगर हम बात करें तो ये टाइम मैगजीन के जो ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है, तो इनके 6 कैटेगरी है, आइकन्स में, पायनियर्स में, टाइटन्स में, आर्टिस्ट में, लीडर में और इनोवेटर्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो म्यूजिक एकेडमी है, इन्होंने अनाउंस किया है संगीता कलानिधि को। संगीता कलानिधि को अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। कौन से? संगीत अकादमी ने क्या किया? संगीत कलानिधि पुरस्कार की घोषणा कर दी है। और यहां पर किसको मिलेगा? जो रिनाउंड वोकलिस्ट है गुरु नेवेली आर संता संताना गोपालन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवेली आर संताना गोपालन को ये अवार्ड मिलेगा। कौन सा अवार्ड मिलेगा? ये मिलेगा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 के लिए एन आर संताना गोपालन को अवार्ड मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ये आर्टिस्ट है, ये क्या है? मृदंगम आर्टिस्ट है। ये क्या है? कोई एक और एक तरीके से म्यूजिक ऑर्नामेंट्स है, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक म्यूजिक कोई वादक है। ठीक है, वादक प्लेयर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये नाम अजीब अजीब है, तिरुवरूर भगता वत्था वत्सलाम। आप एक बार ध्यान रखें। ठीक है, अगर हम देखिए, म्यूजिक एकेडमी अनाउंस्ड संगीत कलानिधि अवार्ड 2022, यानी म्यूजिक एकेडमी ने, संगीत अकादमी ने जो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 है उसको अनाउंस कर दिया है। और ये मिलेगा जो हमारे वोकलिस्ट गुरु हैं नवेली आर संताना गोपालन को। ठीक है, ये एक एमिनेंट मृदंगम आर्टिस्ट हैं और गुरु हैं। ठीक है, और क्या है? ये तिरुवरूर भगता वत्थ सलाम। ठीक है, एंड लाल गुड्डी वायलिन ड्यूओ जी जे आर कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी वर नेम्ड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द म्यूजिक एकेडमी ऑफ 2020, 21 और 22। 2020, 21 और 22 के लिए जो संगीत अकादमी अवार्ड मिला है, संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है, वो किन किन को मिला है? एक तो मिला है तिरुवरूर भगता वत्सालम को, और क्या है ये जे जी जे आर कृष्णन को और विजय लक्ष्मी को अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया को 3rd रैंक मिली है। इंडियन जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, ये विश्व में 3रे नंबर पर है, ये ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट has released World Air Power Ranking of 2022. इंडियन एयरफोर्स हैज बीन प्लेस्ड एट 3rd पोजीशन, यानी जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है WDMMA, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022, और इसमें इंडियन एयरफोर्स को 3रे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये फाइटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर है, टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग लिस्ट बनती है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ किसके पास है। ठीक है, तो भारत इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। अगर बात करते हैं तो चाइनीज
एविएशन बेस्ड आर्म्ड फोर्सेस पहले नंबर पर है, उसके बाद जापान, सॉरी, दिस रिपोर्ट हैज प्लेस द इंडियन एयरफोर्स अबोव द चाइनीज, यानी जो भारत है वो चाइना एविएशन बेस्ड आर्म फोर्सेस से ऊपर है, जापान से एयर सेल्फ प्रिजर्वेशन पावर से ऊपर है, और इसराइल की एविएशन बेस्ड आर्म फोर्सेस से ऊपर है। यानी फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इसराइल हो गया, इनसे भी ऊपर इंडियन एयरफोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2020 की, ये एक हाई ट्रू वैल्यू रेटिंग देता है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसकी टोटल स्ट्रेंथ ज्यादा, फाइटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये टीवीआर जो होता है, ट्रू वैल्यू रेटिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग जो यूएसए की एयरफोर्स है वो पहले नंबर पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए पहले नंबर पर है, और एक ट्रू वैल्यू रेटिंग होती है, ट्रू वैल्यू रेटिंग, जिसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि किसकी सबसे ज्यादा। उसके बाद वेटरन वेटरन कम्युनिस्ट लीडर शिवाजी पटनायक पास्ट अवे, ये एक वयोवृद्ध कम्युनिस्ट हैं, नेता शिवाजी पटनायक, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है। उसके बाद एसबीआई ने लॉन्च किया है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड ऑन योनो प्लेटफॉर्म। जो एसबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से मोबाइल ऐप है योनो, उस योनो ऐप में एसबीआई ने लॉन्च किया है टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है, टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड योनो में लॉन्च किया है। अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, इसने अनाउंस किया है और इंट्रोड्यूस किया है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, जो कि योनो प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एलिजिबल करेगा कस्टमर को टू पर्सनल लोन अप टू 35 लाख, 35 लाख तक का लोन यहाँ पर किसी कस्टमर को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। इसके चेयरमैन, जो एसबीआई के चेयरमैन है, दिनेश कुमार खारा है, आप याद रखेंगे। उसके बाद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इन्होंने अटेंड किया 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। जो ब्रिक्स की 7वीं कल्चर मिनिस्टर मीटिंग थी, उसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है मीनाक्षी लेखी ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीनाक्षी लेखी के बारे में, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है। इन्होंने 7वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारतीय डेलीगेशन को लीड किया है, एक तरीके से अब वहां पर मीटिंग में प्रेजेंट रही। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, इस मीटिंग का सब्जेक्ट था एस्टेब्लिशिंग ए कल्चरल पार्टनरशिप फीचरिंग इंक्लूसिवनेस एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग ब्रिक्स। यानी ब्रिक्स कंट्री में क्या करना है, कल्चरल पार्टनरशिप को, जो कि इंक्लूसिव और म्यूचुअल लर्निंग को बढ़ावा देगी, इस तरीके की चीजों को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि एमओयू क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ यूनिट है, इस पर साइन किए गए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन प्रेजेंट थे, इस एमओयू को जब साइन किया था, वहां पर प्रेजेंट थे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज ऑफिशियल्स, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर की, तो ये है पुष्कर सिंह धामी। अगर स्टेट एनर्जी सेक्रेटरी कौन है, ये मीनाक्षी सुंदरम है। और बीपीसीएल के चीफ मैनेजर हैं सैली अब्राहिम। सैली अब्राहिम और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीपीसीएल के चीफ जनरल मैनेजर आपसे पूछे जा सकते हैं सैली अब्राहिम, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कृषि कल्याण अभियान 2022 ये शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि कल्याण अभियान, ये एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फर्स्ट फेज शुरू हो गया है, फर्स्ट फेज शुरू हो गया। इस फेज में 112 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाएगा, ठीक है। एक तरीके से जो ये स्कीम है पीएम कृषि कल्याण अभियान, ये 112 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है, ठीक है। अभी जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में 112 डिस्ट्रिक्ट काउंट होंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है वो ये है कि पीएम कृषि कल्याण अभियान कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, तो ये 112 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया फेज 1। अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, तो 117 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा।
और अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 2 रोबोट्स को इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट। जो अग्निशमन बेड़ा है दिल्ली में, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 रोबोट्स को ऐड किया है। और ये रोबोट क्या करेंगे, ये अग्निशमन यानी आग को बुझाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। अगर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, यूनिक इनिशिएटिव को अपनाया है, जिसमें क्या है, वो रोबोट का इस्तेमाल करेंगी आग को बुझाने में। और आम आदमी पार्टी ने इस इंक्लूड किया है कि 2 रोबोट्स को, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, इन्होंने 2 रोबोट्स को क्या किया है, अपने एक अग्निशमन बेड़े में शामिल किया है। अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें दिल्ली के, तो अरविंद केजरीवाल है। गवर्नर के बारे में बात करें तो विनय कुमार सक्सेना, जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। उसके बाद एचडीएफसी ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक एंड रिटेलियो लॉन्च्ड, यानी रिटेलियो का और एचडीएफसी का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो चुका है। ठीक है, एचडीएफसी का और रिटेलियो का। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचडीएफसी ने किसके साथ मिलकर या फिर रिटेलियो ने किस बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो एचडीएफसी ने रिटेलियो से समझौता करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने अनाउंस किया है क्या, एक न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का, जिसका विद रिटेलियो के साथ मिलकर एक न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी ने। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये एम करेगा एक तरीके से, लार्जली इसका जो फोकस रहेगा वो केमिस्ट पर रहेगा और फार्मेसीज पर रहेगा। ठीक है, फार्मेसी जैसे मर्चेंट मार्केट होती है, फार्मेसी मर्चेंट मार्केट, उस पर ये फोकस करेंगी। अगर हम बात करें एचडीएफसी के सीईओ की, तो ये है शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में मुंबई में। अगर सब्सिडरी की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी की पेरेंट कंपनी है। उसके बाद बात करते हैं शिखर धवन, क्रिकेटर जो है, ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं और हिट करने वाले 700 चौके मारने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शिखर धवन। ठीक है, तो यहां पर बात करें पंजाब किंग्स के ओपनर बैटर हैं शिखर धवन, ये बन गए हैं फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स, यानी 700 चौके लगाने वाले पहले भारतीय आईपीएल क्रिकेटर बन गए हैं शिखर धवन। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये 701 आईपीएल चौके मार चुके हैं, और डेविड वार्नर सेकंड नंबर पर है, ये 577 चौके मार चुके हैं, और विराट कोहली 576 चौके मार चुके हैं आईपीएल में। उसके बाद रोल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट किशोर जयरामन, ठीक है, जयरामन, इनको मिला है ब्रिटिश ऑनर अवार्ड मिला है। ठीक है, यानी रोल्स रॉय के जो भारतीय प्रेसिडेंट है किशोर जयरामन हैं, उनको ब्रिटिश सरकार की ओर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ब्रिटिश ऑनर्स अवार्ड से नवाजा गया है। किशोर जयरामन की बात करें तो ये प्रेसिडेंट है इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस के जो इंडिया और साउथ एशिया की जो ब्रांच है उसके ये प्रेसिडेंट है। इन्होंने रिसीव किया है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ओबीई अवार्ड, ठीक है, बाय हर मैजेस्टी द क्वीन, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनको ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ ऑनरेरी ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश ऑफ ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किशोर जयरामन को। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रोल्स रॉयस कंपनी के प्रेसिडेंट कौन है, यह है किशोर जयरामन। ठीक है, जयरामन इज ए बोर्ड मेंबर ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये क्या है, जयरामन क्या है, ये एक बोर्ड मेंबर भी हैं यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के, और अंडर द लीडरशिप, उनकी लीडरशिप में कंपनी ने सेट किया है इंजीनियरिंग सेंटर इन बेंगलुरु 2005। जो रोल्स रॉयस का इंजीनियरिंग सेंटर है वो बेंगलुरु में 2015 में स्थापित हुआ था उन्हीं की लीडरशिप में, और उन्होंने एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया था 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जेएसडब्ल्यू की बात करें, जेएसडब्ल्यू, इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि जेएसडब्ल्यू है क्या। जेएसडब्ल्यू में ने क्या किया, वन पर प्लेटफॉर्म अपॉइंट्स
गौरव सचदेवा एज सीईओ, यानी जो जेएसडब्ल्यू है इसने एक अपने नए सीईओ के रूप में गौरव सचदेवा को चुना है। अगर जेएसडब्ल्यू की बात करें तो यह है जिंदल साउथ वेस्ट। जिंदल साउथ वेस्ट इन्होंने अपॉइंट किया है गौरव सचदेवा को एक नए सीईओ के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू की, इसकी स्थापना हुई थी, इसके फाउंडर है सजन जिंदल। जिंदल इसके फाउंडर है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इसमें कम से कम 55,000 एम्प्लॉई है। और इसकी सब्सिडरी कंपनी क्या है? जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। तो एनर्जी, सीमेंट और स्टील में क्या है, जेएसडब्ल्यू काम करती है और इसमें लगभग 55,000 एम्प्लॉइज है और इसके फाउंडर सजन जिंदल है। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अपग्रेडेड द आभा स्मार्टफोन ऐप। आभा के बारे में पढ़े तो क्या है? आभा क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने क्या किया है? एक इंट्रोड्यूस किया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये है आभा। आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसको लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन में, जो कि मैनेज करेगा हेल्थ रिकॉर्ड्स को, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए आभा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा, ठीक है। आभा जो ऐप होगा ये पहले फॉर्मली नोन एज NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप, ठीक है। ये अवेलेबल होता है फॉर डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर, मतलब गूगल प्ले स्टोर से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और 4 लाख पहले ही डाउनलोड हो चुके हैं इस ऐप के, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तराखंड ने क्या किया है? टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर 2022। 2022 में क्या करेगा उत्तराखंड? क्या करेगा? ड्रोन लॉन्च करेगा हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके बारे में बात करें तो क्या है, रूरल लोकेशन पर मान लो कई बार क्या होता है, मेडिसिन या हेल्थ फैसिलिटी अगर रूरल लोकेशन पर पहुंचानी हो तो क्या होता है, बहुत जल्दी पहुंचानी हो तो कई रिमोट एरियाज में क्या है, हम ड्रोन की हेल्प से ऐसा करेंगे, ये कहा है उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक है। ड्रोन बीइंग यूज्ड कमर्शियली, ड्रोन यूज किए जाएंगे कमर्शियली टू डिलीवर ग्रेट हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। टू इंडियंस टू मोस्ट रूरल लोकेशन अपीयर टू बी पॉसिबिलिटी नाउ, ठीक है। यानी मोस्ट रूरल जो लोकेशंस है उन पर भी मेडिकल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की एक रेड क्लिफ लैब है और जो कि एक डिवीजन है रेड क्लिफ लाइफ टेक का, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या है इस इन ड्रोन्स को यूज किया था, ठीक है। ऐसे ही उत्तरकाशी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इनको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड के सीएम की, पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ की गवर्नर गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट लेवल सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 की शुरुआत हो चुकी है मणिपुर में। ये चौथा एडिशन है लिली सिरुई सिरुई लिली फेस्टिवल का, चौथा एडिशन, ठीक है। और ये एक आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरुई लिली जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है और इसका चौथा संस्करण शुरू हो गया है मणिपुर में। अगर बात करें मणिपुर की चौथे एडिशन जो कि सिरुई लिली फेस्टिवल का चौथा संस्करण 2022 में ये शुरू हो चुका है सिरुई विलेज ग्राउंड में, ठीक है, जो कि उखरुल डिस्ट्रिक्ट में है। उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट के सिरुई विलेज ग्राउंड में इस एक तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, ठीक है, चौथे संस्करण को मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो एनुअल फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के द्वारा इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर बात करें जो लिली है, सिरुई लिली है, ये स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर भी है, ठीक है। मणिपुर का स्टेट फ्लावर क्या है? सिरुई लिली है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो फ्लावर का नेम है वो फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, तो फेस्टिवल भी पूछा जा सकता है और आपका स्टेट फ्लावर भी पूछा जा सकता है। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो एन बीरेन सिंह है और यहाँ के जो कैपिटल है वो इम्फाल है और गवर्नर यहाँ पर क्या है? गणेशन है, ला गणेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र ने साइन किया है 23 कंपनियों के साथ जो कि 30 करोड़ का MOU है, इस जो कि दावोस में साइन किया गया है, ठीक है। एक क्या हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के दौरान दावोस स्विट्जरलैंड में महाराष्ट्र ने 30,000 करोड़ के
इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन किया है, जो कि 23 क्या है 23 कंपनियों के साथ है। 23 कंपनियों के साथ जो एमओयू साइन हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो कहाँ पर हुआ है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई हैं, जो कि क्या बता रहे हैं? 66,000 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे स्टेट में। अगर 23 कंपनियां भारत में 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है तो लगभग 66,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ शिवसेना, सीपीआई, एनसीपी के जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे, ये क्या है? सीएम है। और यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर क्या है? गवर्नर है। इसके साथ क्या है, आज की न्यूज समाप्त होती है। आज थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या है, कंटिन्यू रखा अपने अपने इस करंट अफेयर सेशन को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।